हाय गाइस, आदर्श ज्ञान क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे बायोलॉजी का कोशिका चैप्टर चला रहे हैं, जिसका हम फर्स्ट वीडियो डाल चुके हैं। ये मेरा सेकंड वीडियो है। सेकंड वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कोशिका के भाग की। इससे पहले हम दो भाग की बात कर चुके हैं। मेरे पास तीसरा भाग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं। इसकी खोज अल्टमैन नामक विद्वान ने किया था। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर श्वसन के फलस्वरूप एक साइकिल चलता है, यानी हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन को पकड़ के लेके जाता है और कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को देता है। वहाँ एक साइकिल चलता है, एक चक्र चलता है, जिसकी खोज क्रिप्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसलिए हम उसे कहते हैं क्रिप्स चक्र। यानी श्वसन के फलस्वरूप हमारे वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिप्स चक्र चलता है। इसके फलस्वरूप 38 एटीपी बनते हैं और ये 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। यही ग्लूकोज हमारे बॉडी में ऊर्जा यानी एनर्जी देते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि क्रिप्स चक्र कहाँ चलता है? तो क्रिप्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। फिर क्रिप्स माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं? तो इसके आंतरिक दीवारों को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। अब यहाँ से और क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? तो ऊर्जा गृह भी हम किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो हम इसे भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। अब हम बात करें बॉडी में, तो हमारा पूरा बॉडी जो है कोशिकाओं का बना हुआ है, लेकिन हमारे बॉडी में कहीं कोशिका ज़्यादा है तो कहीं कम है। अब हम बात करें कि अगर कोई खिलाड़ी है तो उसको पैर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। कोई बैडमिंटन खिलाड़ी है तो उसको हाथ में सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। और कोई अगर हम पढ़ा रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो मुझे जीभ में काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। लेकिन पूरा बड़ी कोशिकाओं का बना हुआ है, तो कहीं कोशिकाएं अधिक है कहीं कम है, लेकिन ऊर्जा तो हर जगह बन रहा है कि जहां जहां कोशिका है प्रत्येक कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है और ऊर्जा हर जगह बन रहा है। अगर हम अभी आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो हमें बॉडी में जीभ को सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि जीभ की में मांसपेशियां बहुत कम है और ये बोलते बोलते इतना काम कर देगी कि इसमें थक जाएगी, क्योंकि इसमें का ऊर्जा खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी हम स्थिर करें तो हमारे पैर में मांसपेशियां ज़्यादा है, तो यहाँ तो ऊर्जा बन रहा है। अब एक व्यक्ति तो चाहिए ना कि पूरे नीचे की ऊर्जा को खखोर कर लाए और जीभ को दे दे। मतलब हमारे अंग में जिसको ऊर्जा की आवश्यकता है तो जहां बने वहां से लाए और जिसको जरूरत है उसको दे दे। उसका नाम है गोल्जी बॉडी, यानी इसे हम गोल्जी ऑपरेटर भी कहते हैं। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। यार ये हमारे अंदर, हमारे बॉडी के अंदर ऊर्जा का जो परिवहन करता है उसका नाम ही है गोल्जी बॉडी। यानी इसका मुख्य काम होता है हमारे बॉडी में ऊर्जा का परिवहन। मतलब कि हमारे बॉडी में जहां ऊर्जा ज़्यादा बन रही है तो वहां से लाएगा, जिसको जरूरत है उसको दे देगा। क्योंकि अगर कोई सिलाई मशीन चला रहा है तो उसको पैर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा का आवश्यकता है, लेकिन बन तो हर जगह रहा है। तो हमें ऊर्जा की खपत अगर पैर में हो रही है तो बॉडी में जहां ज़्यादा ऊर्जा बने वहां से लाएगा पकड़ के और पैर को दे देगा। कोई बैडमिंटन खिलाड़ी है तो उसको हाथ में ऊर्जा की आवश्यकता है, तो वो जहां ज्यादा बने वहां से लाएगा और हाथ को दे देगा। क्योंकि हमारा बॉडी जब भी थकता है तो पूरी तरह से थक जाता है। कभी आप लोगों ने सुना नहीं होगा कि हमारा अगर हाथ थक गया और पैर ठीक ठाक है, ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। और हमारा बॉडी थकता है तो चारों तरफ से थक जाता है, और ये ऊर्जा को परिवहन करने का काम यही गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी ऑपरेटर करता है। ये समझिएगा आप लोग। हमारा अगला आता है अवरसधानियां। हमारे बॉडी में 65% जल है। अब ये 65% जल है कहाँ? अब हम कहेंगे यार पेट में नहीं है। पेट में तो 1 से 2 लीटर पानी है। बाकी जो पानी है हमारे सेल कोशिकाओं के अंदर यानी रसधानियां वैक्यूलस में भरा हुआ है। और हम जंतु विज्ञान के अंतर्गत हैं, तो हमारे अंदर की जो वैक्यूलस होती है वो छोटी होती है, और पेड़ पौधे हैं जो पादप हैं उनका वैक्यूलस काफी ज्यादा बड़ा है, ताकि उसके अंदर जल स्टोर हो सके। तो ये रसधानियां, यानी हमारे बॉडी में कोई भी पूछे जल कहाँ रहता है तो जल रसधानियों में भरा रहता है। ये पेट में 1 से 2 लीटर पानी रहता है। हमारा अगला आता है तारक काय। ये तारक काय क्या होता है? तो तारक काय की खोज, जिसे हम लोग सेंट्रोसोम कहते हैं, इसकी खोज बोबरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब ये हमारे बॉडी में सेंट्रोसोम बहुत उपयोगी है, क्योंकि हमारे बॉडी के विकास के लिए कोशिका विभाजन होना बहुत जरूरी है। अब इस सेंट्रोसोम जहां जाएगा वहां कोशिका विभाजन काफी तेज गति से होता है। अब कोशिका विभाजन समझाते हैं आप लोग को। अब कोशिका विभाजन का मतलब है कि हमारा बॉडी में जो कोशिका है टूट करके 2 में बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता है। हमारा बॉडी का जो कोशिका टूट कर 2 नए कोशिका का निर्माण कर ले। अब इसको हम कहेंगे पूर्ण निर्माण। इसलिए हम लोग कहते हैं कि सेंट्रोसोम के कारण कोशिका विभाजन होते हैं, यानी पूर्ण निर्माण। तो कोशिका का जो पूर्ण निर्माण होता है किसी कारण होता है? सेंट्रोसोम के कारण।
अब ये सेंट्रोसोम सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? तो ये सेंट्रोसोम सबसे ज्यादा पाया जाता है लीवर में, यानी लीवर की कोशिका टूट फूट जाए तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है। और ये सेंट्रोसोम कहां नहीं पाया जाता है? तो ब्रेन में। अब ब्रेन में क्यों नहीं? क्योंकि ब्रेन में पाई जाती है न्यूरॉन सेल। तो ब्रेन में न्यूरॉन सेल पाई जाती है तो ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। अगर कोशिका विभाजन नहीं होता है तो ब्रेन में तो ब्रेन ट्यूमर ब्रेन कैंसर होना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ब्रेन कैंसर क्यों हो जाता है? क्यों समझाते हैं कि ब्रेन में, हमारे ब्रेन में 90% न्यूरॉन पाई जाती है और 10% ग्लियल सेल पाई जाती है, और उसी ग्लियल सेल में ए सेंट्रोसोम पाया जाता है, और उसी ग्लियल सेल का एकाधिक माने अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, एकाएक असंतुलन वृद्धि होती है, उसी को हम लोग कहते हैं ब्रेन कैंसर, और ये पूरे ब्रेन को ले डूबता है। यानी कहें तो न्यूरॉन में नहीं, न्यूरॉन में 10% पाए जाने वाले ग्लियल सेल में कौन? यही सेंट्रोसोम पाया जाता है, और उसी को अनियंत्रित वृद्धि करता है। यानी हमारे कैंसर का हम लोग बात करें तो कोशिका का अनियंत्रित वृद्धि को हम लोग कैंसर कहते हैं। इसी सेंट्रोसोम के कारण हमें क्या ब्रेन में क्या होता है? ब्रेन ट्यूमर यानी कैंसर होता है। और पाया कहां जाएगा? तो न्यूरॉन में नहीं, न्यूरॉन में मौजूद 10% ग्लियल सेल में पाया जाता है। हमारा अगला आता है अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब ये क्या करता है? तो जिस प्रकार एक कोशिका के अंदर कंकाल का काम करता है, जिस पर हमारे घरों के अंदर बीम लगाए जाते हैं यानी पिलर लगाए जाते हैं ताकि मेरा छत धस न जाए, उसी तरह एक कोशिका के अंदर कंकाल का काम करता है, यानी आंतरिक कंकाल का काम करता है ताकि कोशिका पिचक न जाए। अगर पिचक गया तो गड़बड़ हो जाती है, यानी आंतरिक सहायता प्रदान करती है। अब अंतःप्रद्रव्य जालिका को दो भाग होते हैं, मैंने उसको दो भाग में बांटा गया है। एक होता है स्मूथ ईआर, ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है रफ यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर। अब यहां दिखा रहे हैं। अब ये जो स्मूथ यानी जो इसका जो चिकना जो सफेद जो स्मूथ होता है उसे चिकना हम लोग, या चिकना सतह, इसको हम कहते हैं स्मूथ ईआर, और जो रूखरा होता है उसको हम लोग कहते हैं रफ ईआर। ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एक होता क्या है? तो जो स्मूथ होता है इधर से होता है वसा का निर्माण, वसा मतलब तेल यानी चर्बी, जिसे हमारे पेट में जो चर्बी बनती है वही। तो होता कहां है? तो स्मूथ ईआर में। और ये रफ वाले साइड में प्रोटीन का निर्माण होता है, लेकिन ये आधा सच, ये आधा सच है, क्योंकि रफ वाले साइड में होता है लेकिन ये करता नहीं है। इसके अंदर ये जो रुखरा होता है, अब यहां पे क्वेश्चन और बन जाता है कि ये रुखरा होता क्यों है? क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे धब्बे पाए जाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं राइबोसोम। इसी राइबोसोम की वजह से ये रुखरा होता है। और हमारे जो रफ ईआर में जो प्रोटीन का निर्माण होता है यही राइबोसोम करता है। एग्जैक्ट में क्वेश्चन पूछे तो रफ साइड में होता है लेकिन रफ वाला करता नहीं है। करने के पीछे रीजन क्या है? राइबोसोम है। अब हम समझाते हैं राइबोसोम के बारे में। तो देखिए हमारे पास 8 नंबर की बात करते हैं, 8वां भाग हम बात करें, 8वां भाग, तो इसमें होता है राइबोसोम। अब राइबोसोम की हम लोग बात करें तो इसके नामकरण में रॉबिन्सन का भी नाम आता है, लेकिन इसके जो खोजकर्ता थे वो थे पलाडे। इसके जो खोजकर्ता कौन थे? पलाडे थे। अब ये राइबोसोम किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। क्योंकि हम बता चुके हैं आप लोगों को कि जो रफ ईआर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस साइड में राइबोसोम मौजूद रहता है, और यही राइबोसोम किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। तो यानी किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। अब इसको क्वेश्चन आता है यहां से कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। अब राइबोसोम के दो प्रकार होते हैं, यानी इसको दो भाग होते हैं। एक होता है 70S और एक होता है 80S। अभी 70S और 80S क्या होता है? इसके दो भाग होते हैं। इसको हम बांटते हैं सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट के अनुसार। सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट के अनुसार सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट के अनुसार, यानी अब सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट के अनुसार इसके आकार को देखते हैं। अभी आकार कैसे हम देखते हैं? इसको हम एक फ्लूइड में डालते हैं दोनों को, और जो सबसे पहले नीचे जाता है वो बड़ा होता है। तो इसमें सबसे पहले नीचे कौन जाता है? 80S। तो 80S बड़ा होता है और 70S क्या होता है?
छोटा। अब सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट एक बार और समझा दे रहे हैं, हम इसको आकार देखते हैं, मैंने जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के अनुसार हम इसके आकार को निर्धारित करते हैं। अब आकार का मतलब कैसे, अभी नहीं कि हम साइज में देखेंगे, हम दोनों को एक फ्लूइड एक लिक्विड में डालेंगे, जो सबसे पहले नीचे जाएगा वो बड़ा कहलाता है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन होता है, ATS, और ये होता है 70S। और 70S कहां पाया जाता है, तो 70S की बात करें तो हम देखें तो पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में। और जो ATS होता है ये पाया जाता है यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में। अब बात करें अब कि प्रोकैरियोटिक क्या है और यूकैरियोटिक क्या है, तो इसको हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। हम इसको सिंपल समझाने के लिए बात बता दे रहे हैं, आप लोग जनरली धारणा से बता दे रहे हैं। जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है उसे हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं, और जिसे देखने जिसे हम ऐसे भी नग्न आंख से भी देख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कहते हैं। हम इसको आगे चलकर हम दोनों में डिफरेंट बताएंगे कि प्रोकैरियोटिक क्या है और यूकैरियोटिक क्या है। एक बार और अवधारणा के लिए, हम सिंपल अवधारणा के लिए आप लोग को बता दें, जिसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता है उससे प्रोकैरियोटिक कहते हैं, और जिसे हम ऐसे देख सकते हैं उसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक। हम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के लिए हम एक स्पेशल वीडियो आप लोग को डालेंगे, दोनों में अंतर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो देखिए, अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।